हेलो दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरा नाम गोपेश परमार है। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आज मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है। तो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है, होता क्या है। तो इसके बारे में पहले जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार के अनुसार यह जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसके अंतर्गत मुख्य निम्नलिखित बातें बताई गई है जनन स्वास्थ्य के द्वारा। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य में को तीन टाइप में बांटा गया है, तीन प्रकार से बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक, एक सेकंड रुको, ये लग गया, मार्क गलत हो गया, रुको मैं एक सेकंड में भी इसको सही करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर की संपूर्ण कार्यप्रणाली का सही तरीके से कार्य करना, जिसमें स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है। मतलब जो शरीर में हमारी एक्टिविटी होती है उनके लिए अच्छे से काम करना, शरीर का अपना भोजन अच्छे से खाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अच्छे से करते हैं, वही शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है मानसिक स्वास्थ्य, जिससे तनाव प्रबंधन, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच विकसित करना आवश्यक है, जो जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाता है। मतलब ये होता है भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब शरीर की मानसिकता को ठीक रखना, अपने को लोगों से आपसी तालमेल सही रखना, बात बातचीत सही करना, और अपनी सोच को सकारात्मक मतलब अच्छी चीजों में अपनी सोच को डेवलप करना, गलत कामों में नहीं रखना अपनी सोच को। और भी बहुत सी चीजें अपने जीवन को लेकर सुधार करना। और भी चीजें हैं जिनको अपन भावनात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत ले सकते हैं। अगला है व्यवहारात्मक स्वास्थ्य। व्यवहारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? व्यवहारात्मक स्वास्थ्य होता है उन आदतों को समावेश होता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, जैसे तंबाकू का प्रयोग, शराब का सेवन, अन्य जोखिम भरे व्यवहार होते हैं। जैसे कि व्यवहारात्मक स्वास्थ्य होता है कि उन लोगों से बचें जो हमारे शरीर को जो उन लोगों से बचें जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। मतलब जो पहले से व्यवहार में जिनकी समाज में जिनकी पहले से इज्जत नहीं है, जैसे कि गुटखा खाने वाले लोग, सिगरेट तंबाकू का उपयोग करने वाले, मदिरा का उपयोग यानी कि शराब का उपयोग करने वाले, एल्कोहलिक, अन्य ऐसी चीजों से बचाव करना चाहिए तथा ऐसे लोगों से भी दूरी बनाए रखना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो व्यवहारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। अब अगला पॉइंट अपना जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की समस्या जनन स्वास्थ्य की समस्याएं निम्न होती हैं। जनन स्वास्थ्य में जागरूकता, देखभाल की कमी होना, जैसे कि जनन स्वास्थ्य के समय लोगों को जागरूक होना, तथा जनन स्वास्थ्य जागरूकता की कमी शिशु जन्म के समय उचित देखभाल का अथवा गंभीर समस्या बना रहे, जिससे मातृ और स्वास्थ्य शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनन स्वास्थ्य के दौरान अगर बच्चे और माता की देखभाल नहीं की जाएगी तो उसके माता पे और बच्चे पे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि उनमें बच्चों का, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे मतलब विकलांग टाइप में पैदा होते हैं, या उनमें कोई ना कोई कुपोषण का शिकार होता है, या जो जनन के समय माता की मृत्यु हो जाना या बच्चे की मृत्यु होना ना, तो ये आज समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बाल विवाह के दुष्परिणाम। बाल विवाह के को भी पता है, बाल विवाह के दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। बाल विवाह का प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर हो सकता है। यदि ब- ये तो हमें पता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है इसकी ये कैसे पता चलेगा कि बाल विवाह के दौरान बच्चों पर मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव कैसे पड़ेगा। अभी हम लोगों को, जो आप लोग बच्चे हैं 12th 10th के, जो बातचीत करते रहते हैं, कभी बाल विवाह बहुत बढ़िया है, ये है वो है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। तो बाल विवाह के दौरान शारीरिक, एक तो आपको शारीरिक वृद्धि जो आप फ्यूचर में सोचना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा आपका।
मानसिक स्वास्थ्य जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, वो आपकी सोच होती है, वो वहीं पर रह जाएगी तथा आगे बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं होगी। और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि बच्चों में बच्चों जब आपके फ्यूचर में बच्चे होंगे, संतति उत्पन्न करेंगे, उनमें भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मानसिकता कमजोर होना आदि समस्याएं। गर्भपात गर्भपात की प्रक्रिया को स्वास्थ्य संबंधी जटिलता और भावना है, जैसे जनन संबंधों में कार्य में बाधाएं आती हैं। नंबर अगले है अपनी शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी युवतियों को सामाजिक व कार्य आर्थिक अवसर सीमित हो जाते हैं। अगर बच्चों के बाल विवाह जल्दी करा दिए जाएंगे तो उनमें सामाजिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कि शिक्षा की कमी के कारण ही बच्चियों को आगे उनके बारे में जानकारी नहीं मिली, मतलब वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, तथा उनको ना तो ये पता चलेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाल विवाह के बहुत सारे दुष्परिणाम है। गर्भपात की बात कर रहे थे अपन, तो गर्भपात में भी बहुत सारी समस्या होंगी और जल्दी बच्चे बाल बाल विवाह के दौरान जल्दी ही गर्भ धारण कर लेती है महिलाएं, तो उनको गर्भपात की बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। आदि कारण हो सकते हैं। कार्य नीतियां कार्य नीतियों में बताएं तो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, जनन एवं बाल सेवाएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण बढ़ाने में सहायता करते हैं और परिवारों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या में नियंत्रण में सहायता करते हैं, परिवार की गुणवत्ता मतलब अगर परिवार नियोजन कार्य प्रणाली आपको शहरों में गांव में चलती रहेगी तो इससे आपको कम बच्चे पैदा करना तथा परिवारों को संतुलित बनाना, परिवार में कैसे रहना चाहिए इसके बारे में भी बताया जाता है, और परिवारों की देखभाल के बारे में। अगला है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण योजना स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो आप स्वास्थ्य शिक्षा, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सामाजिक व्यवहार पर क्या करना चाहिए, परिवार कल्याण में इस सब को भी बताया जाता है। जनन एवं बाल सेवा। जनन एवं बाल सेवा कार्यक्रम बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जनन एवं स्वास्थ्य बाल सेवा में होता है कि जो बच्चा माता को जन्म दे जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उनके बारे में कैसे रहना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तथा कैसे कैसे आगे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। माता की परिवार वालों को भी बताया जाता है माता की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, आदि जानकारियां भी बताई जाती हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। दृश्य एवं श्रव्य यौन शिक्षा, माता पिता सुरक्षित यौन क्रियाएं। दृश्य एवं श्रव्य में क्या होता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए दृश्य एवं श्रव्य सामग्री में, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें अच्छे से बातों को सुनना देखना एवं सरकार की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी करना। और भी बहुत सी चीजें बताई गई हैं जो जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूक करते हैं, जैसे कि अभी आपने माता पिता माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा में होती है। बच्चे को लेकर अगर माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे, अच्छे आगे से उसको बताएंगे कैसे क्या होता है, विद्यालय में जाना तथा उसको आगे भविष्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करना, आज भी बहुत सी जानकारियां हैं जो माता पिता के द्वारा ही मिलती है, तथा गाँव एवं शहरों में विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है, आपको भी पता होगा। यौन शिक्षा। विद्यालय में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब होता है कि विद्यालय में यौन शिक्षा का बहुत जरूरी उपयोग है, क्योंकि आपको भी पता है रिप्रोडक्शन में बहुत ही महत्व है इसका आगे अपने फ्यूचर में तो क्या मतलब अगर यौन शिक्षा ना हो तो शायद आने वाली संतानों का विकास ही ना हो, आप लोग भी जानते होंगे। इसलिए यौन शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए विद्यालय में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए तथा बताना चाहिए कैसे यौन संबंधी बनाई जानी चाहिए तथा किस तरह का उपयोग करना चाहिए, तथा उम्र तथा बच्चों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, आदि भी बहुत सही जानकारियां हैं जो अपन जन स्वास्थ्य के द्वारा ही जानना चाहिए, तथा गांव एवं शहरों में यौन शिक्षा को विकास विस्तार करना चाहिए। सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी आवश्यक। सुरक्षित यौन क्रिया बहुत सारी होती हैं जैसे आप जानते ही होंगे। भ्रूण हत्या उल्भेदन प्रक्रिया होती है। एक उल्भेदन आपने सुना होगा, ये एक जांच होती है जिसमें के दौरान भ्रूण हत्या लिंग परीक्षण, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को माता के गर्भ में ही मार देते हैं या उनका ऑपरेशन के द्वारा उनको खत्म कर देते हैं। ये भ्रूण हत्या के हैं, ये उल्भेदन के द्वारा ही होता है।
भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सर्वधा सरकार ने उल्लू वेदन जांच पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे गर्भावस्था के दौरान लिंग का परीक्षण किया जा सके। उल्लू वेदन में क्या होता था? अरे उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। गर्भावस्था के दौरान जो हम्म, सोनोग्राफी शायद नाम का कुछ होता है। सोनोग्राफी कराते थे। जो माता के गर्भ में शिशु होता है उसके द्वारा अपन बच्चे का लिंग पता लगा लेते थे। जैसे कि अगर वो लड़का है या लड़की, अगर लड़की होती तो उसका वहीं पे गर्भपात करा देते थे, मार दिया जाता था ऑपरेशन के द्वारा। तो इस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है कि आज से सोनोग्राफी या उल्बेदन प्रक्रिया नहीं होगी। लिंग परीक्षण की विधि में विशेष सुई के द्वारा भ्रूण के एमनियोटिक तरल की जांच कर भ्रूण में विकार और असमानताएं पहचानी जाती थी। मतलब लिंग परीक्षण में एक सुई होती है, एमनियोटिक तरल में पहुंचकर जो भ्रूण को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा है, कौन सी बच्ची है, आदि जानकारियां मिलती हैं। उसके द्वारा भी उसकी मृत्यु की जा सकती थी या ऑपरेशन के द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता था। इसके उलूवेदन के दौरान एक विशेष प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है, जो गर्भावस्था में प्रवेश की जाती है। ये उलूवेदन में ये कहाँ पे सुई जाती है, क्या करती है? ये एमनियोटिक तरल में जाती है, जो भ्रूण की स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी देता है। मतलब जो बच्चा है वो कैसा है और तथा उसका स्वास्थ्य कैसा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी, के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लोगों की सोच और आजकल की अपन लोगों की सोच ने इसे गंदा बना रखा है। इसके बारे में पता नहीं क्या सोच के मतलब लड़कियों को गर्भपात करा देते हैं। इससे पता चलता है कि इससे होता है क्या है कि अपना जो जनसंख्या में बच्चियों की कमी, लड़कों की अधिकता होती जा रही है, आदि समस्याएं। जोखिम मूल्यांकन भूड संबंधी विकारों का पता लगाने में सहायक होता है। ये जो जोखिम मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, जो भूड में समस्या होती है या जो भूड में कोई परेशानी होती है उसका पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। मेरे साथ